नमस्कार, पेरिसाइक्लिक प्रतिक्रियाओं और कार्बनिक प्रकाश रसायन पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम नाइट्रोजन युक्त अणु के प्रकाश रसायन विज्ञान की कुछ दिलचस्प प्रतिक्रियाओं पर विचार करेंगे। यह इस विशेष पाठ्यक्रम का मॉड्यूल 32 है और इस मॉड्यूल में हम 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं पर विचार करेंगे। एक बार्टन प्रतिक्रिया है, दूसरी हॉफमैन लोवलर फ्रीटैग पुनर्व्यवस्था है और तीसरी प्रतिक्रिया फोटो-वुल्फ पुनर्व्यवस्था है। अब बार्टन प्रतिक्रिया कार्बनिक प्रकाश रसायन में मेरी पसंदीदा प्रतिक्रियाओं में से एक है, क्योंकि यह आसानी से किया जा सकता है और दूरस्थ कार्यात्मकता प्रक्रिया में इस विशेष प्रतिक्रिया का उपयोग किया जा सकता है। अब बार्टन की प्रतिक्रिया क्या है? बार्टन की प्रतिक्रिया एक एल्किल नाइट्राइड के प्रकाश रासायनिक अपघटन की होती है। यह रोनो है, जो एक नाइट्राइड प्रजाति है। यह नाइट्रिक एसिड के एस्टरिफिकेशन से उत्पन्न होता है, क्षमा करें, नाइट्रस एसिड के साथ एक अल्कोहल के एस्टरिफिकेशन से, जो सोडियम नाइट्राइट और HCl के बीच प्रतिक्रिया से इन C2 उत्पन्न होता है। तो वास्तव में इस प्रतिक्रिया को करना बेहद आसान है। आपको बस इतना करना है कि नाइट्रस एसिड का एक जलीय घोल लेना है, जो HCl के साथ सोडियम नाइट्राइट प्रतिक्रिया द्वारा इन C2 उत्पन्न होता है। इसे अल्कोहल के साथ एक अलग फनल में हिलाएं और एल्किल नाइट्रेट पानी में अघुलनशील हो जाता है। यह अच्छी तरह से अलग होता है। आपको बस उस परत को हटाना है और संबंधित एल्किल नाइट्रेट का उत्पादन करने के लिए इसे निर्वात के नीचे आसवन करना है। एल्किल नाइट्रेट आमतौर पर पीले रंग के होते हैं और उनमें दृश्यमान उत्तेजना होती है। तो कोई भी वास्तव में इस प्रतिक्रिया को दृश्य प्रकाश के तहत भी कर सकता है। फोटो उत्तेजना पर यह ONO बंधन के विखंडन द्वारा अपघटक का उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए क्षमा करें, ON बंधन। दूसरे शब्दों में, इस कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बंधन को एक एल्कोक्सी रेडिकल और एक नाइट्रोसो रेडिकल का उत्पादन करने के लिए विभाजित किया जाता है। तापीय स्थितियों में इन दो कणों का पुनर्संयोजन ही समग्र प्रतिक्रिया है। आइए हम समग्र प्रतिक्रिया देखें। तो यह एक कार्बनिक नाइट्राइड का एक प्रकाश रसायन है। ONO बंधन का टूटना वह है जो एल्कोक्सी रेडिकल का उत्पादन कर रहा है। एल्कोक्सी रेडिकल हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन एल्कोक्सी रेडिकल द्वारा डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन से गुजरता है, फिर परिणामी कार्बन रेडिकल नाइट्रोक्साइड, उदाहरण के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड द्वारा फंस जाता है। एक नाइट्रोसो व्युत्पन्न का उत्पादन, जो ऑक्सीन के कीटोएनॉल टाउटोमर के अलावा और कुछ नहीं है। तो ऑक्सीन गठन, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित कीटोनिक यौगिक का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोलिसिस का गठन हो सकता है। तो यह समग्र प्रतिक्रिया है और एल्किल नाइट्राइड को निषेचित किया जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ एल्कोक्सी रेडिकल का उत्पादन किया जाता है। एल्कोक्सी रेडिकल 6 सदस्यीय चक्रीय संक्रमण अवस्था में एक डेल्टा हाइड्रोजन अमूर्तता से गुजरता है, उदाहरण के लिए एक कार्बन केंद्रित रेडिकल का उत्पादन करता है। यह नाइट्रोक्सी रेडिकल गोल होता है, इसलिए यह सी नाइट्रोसो यौगिक का उत्पादन करने के लिए एल्किल रेडिकल के साथ संयोजन कर सकता है। सी नाइट्रोसो यौगिक और कुछ नहीं बल्कि इस ऑक्सीन का एक टाउटोमर है। ऑक्सीन को हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। तो आपने देखा है कि आपने क्या किया है। उदाहरण के लिए शराब ली और कीटो अल्कोहल में परिवर्तित हो गए। तो शराब से 4 केटो अल्कोहल रूपांतरण हो रहा है। यह हाइड्रोजन विशेष रूप से सक्रिय हाइड्रोजन नहीं है। और दूसरी बात, इस श्रृंखला में ऐसे कई हाइड्रोजन हैं, यह केवल डेल्टा स्थिति से हाइड्रोजन लेना पसंद करता है। तो यह एक बहुत ही क्षेत्र विशिष्ट तरीके से एक निष्क्रिय CH कार्बन का दूरस्थ कार्यात्मककरण है। यही इस प्रतिक्रिया की सुंदरता है। तथ्य यह है कि इस प्रतिक्रिया को किया जा सकता है। इस नाइट्राइड को आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है और इस प्रतिक्रिया को कमरे के प्रकाश फोटोलिसिस द्वारा आसानी से किया जा सकता है, जो इस कृत्रिम रूप से बहुत उपयोगी प्रतिक्रिया बनाता है और यही एक कारण है कि यह विशेष प्रतिक्रिया मेरी पसंदीदा प्रतिक्रिया है। अब यहाँ इस साइक्लोपेंटेन व्युत्पन्न में एक 3 डायएक्सियल प्रकार की प्रणाली का एक उदाहरण है। तो यह 3 बेथाइल पेंटेनॉल है। नाइट्राइट वह है जो निषेचित है। HNO संबंधित नाइट्राइट का उत्पादन करता है। फोटोलिसिस एल्कोक्सी रेडिकल का उत्पादन करता है। एल्कोक्सी रेडिकल में अल्फा, बीटा, गामा में एक सुलभ हाइड्रोजन होता है। डेल्टा हाइड्रोजन यह विशेष हाइड्रोजन है। एक 3 डायक्सियल प्रकार की अंतःक्रिया के कारण यह आसानी से सुलभ है। एल्कोक्सी रेडिकल इस हाइड्रोजन तक पहुंचता है, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ एक H2 रेडिकल और यहाँ O का निर्माण होता है। H2 रेडिकल NO के साथ जुड़ता है, जो H2 NO का उत्पादन करने के लिए उत्पादित होता है, जो इस विशेष एल्डिहाइड के ऑक्सीन के अलावा और कुछ नहीं है। तो एसिड हाइड्रोलिसिस अंतिम उत्पाद के रूप में हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का उत्पादन करता है। तो कुल मिलाकर यह प्रतिक्रिया इस विशेष मध्यवर्ती के इस मध्यवर्ती गठन के माध्यम से बार्टन की प्रतिक्रिया से गुजरी है, जो इस विशेष एल्डिहाइड के ऑक्सीन के अलावा और कुछ नहीं है, जो अम्लीय स्थिति में हाइड्रोलाइज है।
यह एक और उदाहरण है। यह एक मेंथॉल व्युत्पन्न है। यह एक मेंथॉल नाइट्राइट है जो यहां दिया गया है। मेंथाइल नाइट्राइज में एक सुलभ डेल्टा हाइड्रोजन होता है, जो उदाहरण के लिए यह मिथाइल हाइड्रोजन है, और जो एक मध्यवर्ती के रूप में दोनों का उत्पादन करता है, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी हाइड्रोलाइजिंग एजेंट की अनुपस्थिति में इस विशेष यौगिक का निर्माण होता है। इस विशेष मामले में नाइट्रोसो यौगिक को अलग किया जा सकता है। तो यह अनिवार्य रूप से इस काम के महत्व को दर्शाता है। एक स्टेरॉयडल कंकाल में कोणीय मिथाइल का कार्यात्मककरण प्रतिक्रिया समग्र प्रतिक्रिया है। स्टेरॉयडल अल्कोहल को संबंधित नाइट्राइट में परिवर्तित किया जा सकता है। नाइट्राइट को संबंधित एल्कोक्सी व्युत्पन्न का उत्पादन करने के लिए निषेचित किया जाता है। यह एक 3 डाइऑक्साइड अंतःक्रिया है। यह हाइड्रोजन यहां उत्पादित होने वाले एल्कोक्सी रेडिकल के लिए सुलभ है। एक H2 रेडिकल का उत्पादन और यह OH बैक और इस कार्बन पर नाइट्रिक ऑक्साइड का पुनर्संयोजन अनिवार्य रूप से ऑक्सीन का उत्पादन करता है, जो स्थितियों के तहत हाइड्रोलाइज्ड होता है। इसलिए कुल मिलाकर यदि आप प्रतिक्रिया को देखते हैं तो आपने एक हानिरहित मिथाइल समूह को परिवर्तित कर दिया है। दूसरे शब्दों में, अप्रभावी मिथाइल समूह को बहुत ही चयनात्मक तरीके से, एक क्षेत्रीय विशिष्ट तरीके से, अत्यधिक क्षेत्रीय चयनात्मक तरीके से एक एल्डिहाइड में, जो एक बहुत ही मूल्यवान परिवर्तन है। कुल मिलाकर कार्यात्मक समूह परिवर्तन एक मिथाइल से एक CHO समूह में होता है, और वह भी अन्य मिथाइल समूहों की उपस्थिति में कुछ नहीं होता है। केवल यह मिथाइल जो उत्पादित होने वाले एल्कोक्सी रेडिकल के संबंध में एक 3 डाइऑक्साइड मिथाइल है, वही है जो प्रतिक्रिया से गुजर रहा है। यही इस प्रतिक्रिया की सुंदरता है। इसलिए किसी को अपनी कृत्रिम उपयोगिता के लिए प्रतिक्रिया की सराहना करनी चाहिए। एक और उदाहरण यह मिथाइल है जो यहां आसानी से उपलब्ध है। तो फोटोलाइटिक स्थिति के तहत एल्किल नाइट्रेट अपघटन इस अणु को संबंधित ऑक्सीन में कार्यात्मक बनाता है। यह ऑक्सीन चरण में दिखाया गया है। इस विशेष मामले में संबंधित एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए एक ऑक्सीन को हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। इस बाइसाइक्लिक व्युत्पन्न के मामले में जो एल्कोक्सी रेडिकल उत्पन्न होता है वह अस्थिर होता है। तो यह बंधन अनिवार्य रूप से एल्डिहाइड के गठन से गुजरने के लिए टुकड़े करता है और संबंधित रेडिकल और नाइट्रोक्साइड ट्रैप जो तृतीयक नाइट्रोसोड व्युत्पन्न का उत्पादन करने के लिए विशेष रेडिकल है। तो यह विशेष उदाहरण एक खंडित बार्टन पुनर्व्यवस्था है जो इस विशेष उदाहरण में हो रहा है। अब हम अगली अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं, जिसे हॉफमैन लोहलर फ्रीटैग अभिक्रिया कहा जाता है। यह उन नामों के संदर्भ में मुखर है जो इस विशेष प्रतिक्रिया में शामिल हैं। यह एनहेलोमाइन की एक प्रकाश रासायनिक चक्रण प्रतिक्रिया है। एनहेलोमाइन का उत्पादन संबंधित द्वितीयक एमाइन को लेकर और इसे क्लोरीन के साथ उपचारित करके या द्वितीयक एमाइन को लेकर इसे एनहेलोसक्सीनामाइड प्रकार के अभिकर्मक के साथ उपचारित करके किया जा सकता है। कोई भी आसानी से एनहेलो व्युत्पन्न का उत्पादन कर सकता है। एक अम्लीय माध्यम में एनहेलोमाइन का प्रकाश रासायनिक चक्रण इसलिए क्योंकि यह एक अम्लीय माध्यम में किया जाता है, सबसे अधिक संभावना है कि प्रोटोनेटेड प्रजाति सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती है। दूसरे शब्दों में, NX बंधन का समरूप विच्छेद एन हैलोजन बंधन एक कट्टरपंथी धनायन उत्पादन की ओर ले जाता है। तो इसे यहां इस तंत्र में समझाया गया है। प्रारंभ में प्रोटोनेटेड एनक्लोरो व्युत्पन्न एन हैलोजन बंधन के संविश्लेषण से गुजरता है। यह शुरू करने के लिए एक संकेत है। जब आप होमोलाइज करते हैं तो आप यहां एक कट्टरपंथी और यहां एक और कट्टरपंथी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो आप क्लोरीन रेडिकल के साथ इस प्रक्रिया में एक कैटायन रेडिकल का उत्पादन करते हैं। कैटायन रेडिकल अब तृतीयक अमोनियम नमक और एक एल्किल रेडिकल का उत्पादन करने के लिए 6 सदस्यीय चक्रीय संक्रमण अवस्था से हाइड्रोजन को अवशोषित करता है। एल्काइल रेडिकल क्लोराइड रेडिकल के साथ मिलकर संबंधित एल्काइल क्लोराइड व्युत्पन्न का उत्पादन करता है। एक आधार की उपस्थिति में जब आप इसे काम करते हैं तो उत्पन्न होने वाला एमाइन एक आंतरिक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया से गुजरता है। इस विशेष मामले में एक चक्रीय अमीन का उत्पादन करने के लिए क्लोराइड आयन के एक साथ नुकसान के साथ एक कार्बन नाइट्रोजन बंधन बनाना। तो यह समग्र प्रतिक्रिया है। एक एन हैलोमाइन, यह विशेष मामला डीएन ब्यूटाइल एन क्लोरोएमाइन सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिडिक स्थिति के तहत जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा वर्कअप के परिणाम स्वरूप एक पायरोलिन व्युत्पन्न का निर्माण होता है, जो यह विशेष व्युत्पन्न है। एन ब्यूटाइल पायरोलिन वह है जो इस प्रतिक्रिया में बनता है। अभिक्रिया के तंत्र को यहां बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। अब यहां यह एक एन ब्रोमोपिपेरिडीन व्युत्पन्न है। यह यहां इस स्थिति से हाइड्रोजन अमूर्तता से गुजरता है, जिसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन और इस प्रणाली के रिंग संलयन के साथ इस तरह की एक फ्यूज साइकिलिक रिंग प्रणाली का निर्माण होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में प्रोटोनेटेड एमाइन वह है जो प्रतिक्रिया से गुजर रहा है। एन ब्रोमो बॉन्ड वह है जो फोटोलिसिस के दौरान विच्छेदित होता है। इसके बाद हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन और इस उत्पादन का रेडिकल पुनर्संयोजन होता है और 1.5 स्थिति पर न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन के परिणाम स्वरूप 5 सदस्यीय रिंग का निर्माण होता है।
4, 5, 6 सदस्य वाले वलय का न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन वलय बंद करना बहुत आसान है। वास्तव में 3 सदस्यीय रिंग क्लोजर भी बहुत आसान है। तो यह उत्पादित किए जा रहे चक्रीय अमीन के संदर्भ में संबंधित वलय प्रणाली का निर्माण कर सकता है। यदि आप इस अणु को देखते हैं तो यह ब्रिज हेड मिथाइल वह है जो उदाहरण के लिए रेडिकल हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन के लिए आसानी से सुलभ है। तो न हर्लो बंधन को प्रोटोनेशन के बाद अलग किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप कैटायन रेडिकल का निर्माण होता है जो यहां से हाइड्रोजन को अवशोषित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्लोरीन और H2Cl के बीच बंधन का निर्माण होता है। इस केंद्र में क्लोरीन पुनर्संयोजन H2Cl का उत्पादन करेगा जो तृतीयक एमीन का उत्पादन करने के लिए न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया से गुजरता है, जिसे इस मामले में उदाहरण के रूप में यहां दिखाया गया है। यदि आपके पास एक डायब्रोमो व्युत्पन्न है तो यह डबल हॉफमैन लोपलर फ्रीटैग साइक्लाइजेशन प्रक्रिया से गुजर सकता है। यह इस कार्बन ब्रोमीन बंधन टूटने से उत्पन्न होने वाला एक चक्रण है। अन्य कार्बन ब्रोमीन बंधन टूटने से भी अन्य चक्रण हो सकता है, इस मध्यवर्ती के माध्यम से इस मध्यवर्ती की भागीदारी के साथ। तो प्रारंभिक साइक्लाइजेशन इस मध्यवर्ती का उत्पादन करता है जो आगे इस विशेष साइक्लिक एमाइन तृतीयक एमाइन ब्रिज हेड का उत्पादन करने के लिए साइक्लाइजेशन से गुजरता है। ब्रिज हेड नहीं, रिंग फ्यूजन हेड एमाइन वह है जो इस विशेष उदाहरण में उत्पन्न होता है। आइए हम फोटोवुल्फ पुनर्व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। यह एक अल्कोहल की उपस्थिति में एक डाइसोचेटोन का प्रत्यक्ष फोटोलिसिस है। तो अल्फा डाइसोचेटोन यदि आप लेते हैं तो यह अनिवार्य रूप से कार्बोक्जिलिक एसिड व्युत्पन्न के ऑन्स्ट एस्टर संश्लेषण समरूपण के एक भाग के रूप में आ रहा है। तो अल्फा प्रभामंडल, इसलिए अल्फा डायजोकीटोन का उत्पादन करने के लिए एसिड क्लोराइड को डायजो मीथेन के साथ उपचारित किया जाता है। फोटोलाइटिक स्थिति में अल्फा डायजोकीटोन अनिवार्य रूप से इस कार्बाइन की भागीदारी के माध्यम से एक कीटिन मध्यवर्ती का उत्पादन करता है। संबंधित एस्टर का उत्पादन करने के लिए कीटिन को अल्कोहल द्वारा फंसाया जाता है। तो कुल मिलाकर आपने एक समरूपता प्रतिक्रिया की है और इस प्रक्रिया को फोटोकेमिकल स्थिति के तहत किया जाता है। इसे फोटोवोल्टिक पुनर्व्यवस्था कहा जाता है। भेड़िया पुनर्व्यवस्था को चांदी के लवणों का उपयोग करके तापीय रूप से भी मध्यस्थता की जा सकती है, लेकिन यह आसानी से प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा भी किया जाता है। हम कैसे जानते हैं कि कार्बाइन बनता है? यह एक ट्रैपिंग प्रयोग है। एक आंतरिक रूप से निर्मित दोहरा बंधन एक साइक्लोएडिशन प्रतिक्रिया द्वारा कार्बाइन को फंसा सकता है। तो जो कार्बाइन उत्पन्न होता है उसकी यह विशेष संरचना होती है जो यहां इस दोहरे बंधन के निकट है। तो साइक्लोएडिशन प्रतिक्रिया, दूसरे शब्दों में ओलेफिन द्वारा कार्बाइन का ट्रैपिंग अनिवार्य रूप से एक 3 सदस्यीय रिंग का उत्पादन करता है और यह अणु अनिवार्य रूप से एक आंतरिक वुल्फ प्रकार द्वारा उत्पादित होता है, न कि वुल्फ पुनर्व्यवस्था, लेकिन कार्बाइन गठन के लिए सबूत है जो इस विशेष प्रयोग में उत्पन्न होता है। ये वुल्फ पुनर्व्यवस्था के कुछ कृत्रिम उदाहरण हैं। 1, 2, 3 साइकिल प्रणाली। एक केटो अल्फा डायजोकीटोन अनिवार्य रूप से नाइट्रोजन हानि से गुजरता है जिसके बाद कीटिन का निर्माण होता है जो इस विशेष मामले में संबंधित एस्टर का उत्पादन करने के लिए अल्कोहल द्वारा फंस जाता है। यह फेनेस्ट्रीन प्रकार के अणु का एक दिलचस्प संश्लेषण है। फेनेस्ट्रीन अणु होते हैं जो खिड़की की तरह दिखते हैं। मान लीजिए यदि आपके पास यहां एक रिंग का रूप है तो यह बिल्कुल एक विंडो फ्रेम की तरह दिखाई देगा, उदाहरण के लिए। तो ये दिलचस्प अणु हैं क्योंकि इस विशेष कार्बन पर ज्यामिति टेट्राहेड्रल नहीं हो सकती है, अगर आप कल्पना कर सकते हैं। तो यह एक अत्यधिक विकृत टेट्राहेड्रल प्रकार की ज्यामिति होगी जो हमारे पास है। और ऐसे अणु संश्लेषण के दृष्टिकोण के साथ साथ इस विशेष अणु की ज्यामिति पर विचार करने के दृष्टिकोण से दिलचस्प हैं। यह अणु अनिवार्य रूप से एक फोटोवुल्फ पुनर्व्यवस्था की एक वलय संकुचन प्रतिक्रिया, एक नाइट्रोजन अणु के रूप में कार्बन की हानि, यहां कार्बाइन का उत्पादन और संबंधित केटीन में कार्बाइन की पुनर्व्यवस्था द्वारा उत्पादित होता है। इस विशेष उदाहरण में 5 सदस्यीय रिंग को 4 सदस्यीय रिंग से अनुबंधित किया जाता है। यह कुछ ऐसा है जिसे हम पहले देख चुके हैं। यह एक दोहरी भेड़िया पुनर्व्यवस्था है जो प्रणोदक के आकार के अणु के प्रणोदक प्रकार के लिए जिम्मेदार है। तो यह अनिवार्य रूप से 2 बार एथिलीन अणु के साथ एक साइक्लोहेक्सेनोन की 2+2 साइक्लोएडिशन प्रतिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है और यह अल्फा डाइसो स्थानांतरण संबंधित अल्फा डाइसो कीटोन का उत्पादन करता है और फोटोलिसिस पर यह इस कार्बाइन मध्यवर्ती के माध्यम से इस कीटिन का उत्पादन करता है। केटीन अल्कोहल में फंस जाता है, इसलिए वलय संकुचन हुआ है। एक बार फिर हम इसे क्षरण प्रक्रिया द्वारा संबंधित कीटोन में परिवर्तित कर सकते हैं और यह आगे एक वुल्फ पुनर्व्यवस्था द्वारा रिंग संकुचन प्रतिक्रिया से गुजर सकता है। इस विशेष उदाहरण में एक 2-2-2 प्रोपेलर प्रकार की प्रणाली का उत्पादन करता है। आशा है कि एसओ यौगिक का यह प्रकाश रसायन विज्ञान इस विशेष सत्र में समाप्त होगा। डायल्किल एसओ यौगिकों और डायरल एसओ यौगिकों दोनों में जमीनी अवस्था में सिस ट्रांस समरूपता प्रदर्शित होती है। दूसरे शब्दों में एन और बॉन्ड रोटेशन ऊर्जा बहुत अधिक है।
तो उसके परिणामस्वरूप एक सिस के साथ साथ ट्रांस आइसोमर भी संभव है। सबसे कम ऊर्जा अवस्थाएं पहली उत्तेजित एकल अवस्था है, जो कि n-pi स्टार अवस्था है, साथ ही साथ पहली उत्तेजित त्रिक अवस्था भी है, जो इस विशेष मामले में एक n-pi स्टार अवस्था भी है। तो नाइट्रोजन एकल जोड़ी इस विशेष मामले में n डबल बॉन्ड n की पाई स्टार स्थिति के लिए उत्साहित हो जाती है। तो दो संभावित प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन एक प्रतिक्रिया है। अल्फा विखंडन एक प्रतिस्पर्धी मार्ग है जो सिस ट्रांस के साथ हो सकता है। प्रक्रिया सरल अल्काइल प्रतिस्थापित व्युत्पन्न के मामले में कोई भी इसे अल्फा विखंडन से गुजरने की उम्मीद नहीं करता है, क्योंकि अल्फा टुकड़ा जो एक मिथाइल रेडिकल है, स्थिर नहीं है। तो डाइमिथाइल एजोमीथेन अनिवार्य रूप से केवल सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन से गुजरता है। दूसरी ओर, यदि आपके पास एक तृतीयक ब्यूटाइल डाय तृतीयक ब्यूटाइल प्रतिस्थापित मीथेन व्युत्पन्न है, उदाहरण के लिए डायल्किल एजो यौगिक जो कि डाय तृतीयक ब्यूटाइल है, तृतीयक ब्यूटाइल रेडिकल स्थिर हो सकता है। यह उदाहरण के लिए आइसोब्यूटिन और आइसोब्यूटिलिन देने के लिए अनुपातहीनता से गुजर सकता है। तो यह अनिवार्य रूप से एक विखंडन प्रक्रिया से गुजर रहा है, जबकि यह एक सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन प्रक्रिया से गुजर रहा है। उदाहरण के लिए एजोबेंजीन के मामले में यह सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन से गुजरने के लिए जाना जाता है, जो बहुत उपयोगी है। इससे पहले हमने एक चैनल के माध्यम से पोटेशियम और सभी आयनों के परिवहन में एजोबेंजीन के सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन को देखा। याद रखें, ओलेफिन सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन के मामले में हमने एजो यौगिक के सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन पर भी चर्चा की और इसका एक उदाहरण दिया जहां दो मुकुट इथर एजोबेंजीन भाग से जुड़े होते हैं, जो पोटेशियम आयन को CIS रूप में ले जा सकते हैं, लेकिन ट्रांस रूप में नहीं। और यह एजोबेंजीन अणु के सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन का एक अनुप्रयोग था जिसे चित्रित किया गया था। अब चक्रीय एजो यौगिकों के मामले में सिस आइसोमेराइजेशन संभव है, स्पष्ट रूप से संभव नहीं है, क्योंकि ट्रांस आइसोमर अत्यधिक बाधित होगा। तो केवल संभावित प्रतिक्रिया जो यह n-pi स्टार उत्तेजित अवस्था में हो सकती है, वह नाइट्रोजन के अणु का उत्पादन करने वाले कार्बन नाइट्रोजन बंधन की विखंडन प्रक्रिया है। n ट्रिपल बॉन्ड n में बहुत अधिक ऊर्जा होती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रकाश रासायनिक अपघटन इस तरह की प्रणाली की एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। आप यहां देख सकते हैं, यह एक डायज़ो यौगिक है जो बेंजीन के सभी आइसोमर्स का उत्पादन करने में सक्षम है। यह डेवर बेंजीन है, यह बेंजोएलिन है, यह प्रोसामाइन और बेंजीन ही है। यदि डिराडिकल बनता है तो इसे डेवर बेंजीन में पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, यह बेंजोएलिन में पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, यह बस प्रोसामाइन देने के लिए फिर से बंद हो सकता है, या बेंजीन देने के लिए इसे आइसोमेराइजेशन से भी गुजरना पड़ सकता है। तो ये कुछ दिलचस्प उदाहरण हैं, कृत्रिम रूप से बहुत उपयोगी नहीं है, क्योंकि यह बेंजीन आइसोमर्स का मिश्रण पैदा करता है। फिर भी यंत्रवादी दृष्टिकोण से यह दर्शाता है कि यह इस तरह के एक अस्थिर मध्यवर्ती से गुजरता है। अब डायल्किल एसो यौगिक जो नाइट्रोजन पर मौजूद भारी प्रतिस्थापन हैं, पॉलिमराइजेशन प्रक्रिया में फोटोइनिशिएटर के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। वास्तव में ये मुक्त डायोडिकल आरंभ करता है। इसे AIBN एसो आइसोब्यूट्रोनिट्राइल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ASO जो N डबल बॉन्ड N है, आइसोब्यूट्रोनाइट्राइल यह विशेष है, तो इसे केवल AIBN के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। फोटोलिसिस पर कार्बन नाइट्रोजन बंधन टूट जाते हैं, एक स्थिर रेडिकल के गठन के साथ नाइट्रोजन का एक अणु उत्पन्न होता है, जो यह विशेष रेडिकल है। हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव के कारण इस रेडिकल को साइनों के साथ साथ डाइमिथाइल कार्यात्मक समूह द्वारा स्थिर किया जा सकता है। अब यह एक रेडिकल है जो एक इनिशिएटर है, जो विनाइल एसीटेट या विनाइल क्लोराइड या एक्रिलेट जैसे विनाइलिक मोनोमर्स का पोलीमराइजेशन शुरू कर सकता है, उदाहरण के लिए साइनो एक्रिलेट्स और इसी तरह। यह एक अन्य रेडिकल का उत्पादन करने के लिए एक अतिरिक्त प्रतिक्रिया से गुजर सकता है। यह चिन कैरियर रेडिकल है। श्रृंखला वाहक रेडिकल आगे पॉलीमर श्रृंखला का उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त मोनोमर्स को जोड़ता है, पॉलिमराइजेशन उत्पादन कर सकता है, और यह इस विशेष द्वारा शुरू किया जाता है। तो अनिवार्य रूप से डायल्किल एसओ यौगिक जो वास्तव में स्थिर कणों का उत्पादन कर सकते हैं, फोटोपॉलिमराइजेशन प्रतिक्रिया में शुरू किए गए उपयोगी हैं। उत्पन्न होने वाला द्वितीयक रेडिकल पोलीमराइजेशन प्रतिक्रिया के आगे बढ़ने के लिए एक वाहक रेडिकल है। तो मुझे आशा है कि आपको यह मॉड्यूल पसंद आया होगा। हमने इस मॉड्यूल में जो देखा है वह एल्किल नाइट्रेट से शुरू होने वाले केवल नाइट्रोजन यौगिकों का प्रकाश रसायन है, जो कि बार्टन प्रतिक्रिया है, बहुत उपयोगी प्रतिक्रिया है, और यह उदाहरण के लिए कार्बनिक प्रकाश रसायन में सबसे अच्छी प्रतिक्रियाओं में से एक है। मुझे यह बहुत पसंद है। दूसरी प्रतिक्रिया हॉफमैन लोपलर फ्रीटैग प्रतिक्रिया है, जो एन हेलो ओपन चेन एमाइन के माध्यम से एक खुली श्रृंखला एमाइन से एक चक्रीय एमाइन का उत्पादन है। तीसरी प्रतिक्रियाएं संबंधित डायज़ो हैं। वुल्फ पुनर्व्यवस्था कुछ ऐसी है जिसे हमने इस विशेष मॉड्यूल में देखा है। और अंत में हमने डायज़ो रसायन विज्ञान, डायज़ो यौगिकों के प्रकाश रसायन विज्ञान के साथ निष्कर्ष निकाला। एजो यौगिकों का प्रकाश रसायन, डायज़ो यौगिकों का नहीं। एजो यौगिकों का प्रकाश रसायन विज्ञान वही है जो हमने इस विशेष मॉड्यूल के अंतिम भाग में देखा था। आशा है कि आपको यह मॉड्यूल पसंद आया होगा।
आपके दयालु ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।